सभी को मेरा नमस्कार। मैं बीकेएस मैम शिव सरोवर साहित्य के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल के वीडियो में हमने वर्ण विचार पढ़ रहे थे और कल उसमें हमने पढ़ा था स्वर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन को देखने से पहले हम देख लेते हैं एक बार फिर से स्वर, जिसमें हम अयोग व आगत स्वर को आज देखेंगे। अयोग व है व्यंजन, वे व्यंजन जो ए के योग का मतलब होता है जोड़ना, और यहाँ जोड़ना से हम एक बार लेंगे साथ, और वाह का मतलब होता है वहन करना या लाना। ए जब अपने साथ किसी और व्यंजन की ध्वनि को लाता है या वहन करता है तो उसे हम कहते हैं अयोग वाह व्यंजन। कैसे देखते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये इसके ऊपर लगा हुआ ये बिंदु हमारे यहाँ अनुस्वार कहलाता है, अर्थात वे ध्वनि जो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अब हम इस शब्द को लिखते हैं तो हम लिखते हैं अंत, तो यह हमारी इसका आवाज क्या निकल रही है, इसकी ध्वनि निकल रही है नय के रूप में। ऐसे हम निकलते हैं बोलते हैं अंग, तो यहाँ पर भी इसकी ध्वनि किसकी तरह निकल रही है, नय। तो नय व्यंजन की ध्वनि ए के साथ आने से हम इसको बोलते हैं अयोग वाह। इसी तरह हम देखें तो अह, ये जो है ये हमारा विसर्ग है, और विसर्ग में ध्वनि निकलती है की, है व्यंजन की ध्वनि। तो ए के साथ है व्यंजन ध्वनि आने से इसको हम बोलते हैं अह। तो जैसे अतः, प्रातः, तो ए के साथ किसकी ध्वनि निकल रही है की, तो इस कारण है व्यंजन की ध्वनि को ए अपने साथ वहन करता है, इसलिए इनको कहा जाता है अयोग वाह व्यंजन। अब आगे एक जो स्वर हमें मिलता है वो मिलता है आगत स्वर। ये हमने ग्रहण किया है। कहा जब अंग्रेजी शब्दों का हम उच्चारण करते हैं तो वहां जहां ओ की ध्वनि निकलती है, ओ की ध्वनि निकलती है तो उसको हम व्यक्त करते हैं आ के ऊपर इस तरह का चिन्ह लगाकर। तो इसको कहा जाता है आगत स्वर। जो आगत का अर्थ होता है आया हुआ, ये हमने कहाँ से लिया, ये अंग्रेजी शब्दों से हमने ग्रहण किया है, इसलिए इसे आगत स्वर बोलते हैं। जैसे हम देखें डॉक्टर, तो डो ओ की ध्वनि निकल रही, कॉलेज को ओ की ध्वनि, हॉस्पिटल हो ओ की ध्वनि। तो जहाँ ओ की ध्वनि निकलती है वो अंग्रेजी शब्द का उच्चारण होता है, वहाँ ये आगत स्वर लगता है, और आगत स्वर का चिन्ह होता है आ के ऊपर इस तरह से। ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये आगत स्वर है। चंद्र बिंदु और आगत स्वर में अंतर है। चंद्र बिंदु जहां आएगी वहां ये इस तरह से आएगा, और जहां आगत स्वर आएगा वहां पर ये इस तरह से आएगा, इसमें ऊपर बिंदी नहीं होगी। स्वरों के दौरान में हम देखें कि जब कभी स्वर का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो उसमें हमने कल एक सूत्र देखा था कताऊ। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ दो दो के जोड़े बनाने हैं जो एक जैसे हैं, उनके दो दो के जोड़े बनाने हैं, और इसको कताऊ को हमें क्रम से रखना है क ता ओ, फिर उसका क्रम बनाना है कता, और फिर उसका क्रम बनाना कौ। इस तरह से ये हमारे सारे व्यंजनों का स्थान आ जाएगा कि उनका उच्चारण कहाँ से होता है, और री को हम रखेंगे मूर्धन्य में। काल के आधार पर हम देखें तो काल के आधार पे हमने 3 पढ़े थे ह्रस्व, जिनको मूल स्वर भी बोला जाता है। मूल स्वर इनको इसलिए बोला जाता है कि इनकी उत्पत्ति किसी दूसरी ध्वनि से मिलकर नहीं हुई है, किसी और स्वर से इनकी उत्पत्ति नहीं, खुद ही स्वयंभू ही है। और दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर उनको कहा गया है जो मूल स्वरों से बने हैं। 2 स्वरों के जोड़ने से जो बने हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में हमने देखा था कम समय लगता है, दीर्घ में हमने देखा था ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। अब देखते हैं हम जीभ की सक्रियता के आधार पर। कल हमने देखा था कि एक हम खेल खेल में इसको देख रहे थे कि बीच में हम रख लेंगे किसको, ए को, फिर हम एक बार पीछे आएंगे आ को रखेंगे, फिर हम आगे आएंगे ई और ई को एक साथ रख देंगे, फिर हम पीछे आएंगे
ऊ और ऊ को एक साथ रख देंगे, फिर हम आगे आएंगे ए आई को एक साथ रख देंगे, री को रखकर फिर हम ओ और औ को हम पीछे रख देंगे। तो 5 हमारे इधर और 5 ही हमारे इधर, बीच में हमारा 1। इस तरह हमारे ये स्वर पूरे हुए। अब हम आज देखते हैं व्यंजन को। व्यंजन के बारे में विस्तार से अध्ययन करने से पहले हम देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। वे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, अब स्वतंत्र उच्चारण इनका नहीं होता है तो इनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की मदद लेनी पड़ती है, और वो अन्य ध्वनि हमारी क्या है? अन्य जिन वर्णों की हमें जरूरत पड़ती है वो होते हैं हमारे स्वर, अर्थात व्यंजन स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। अब जो स्वरों की मदद से बोले जाते हैं तो जो हवा हमारे फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर आती है वो रुक कर आती है, उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। अब जब उसमें रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा फेफड़ों से उठकर कहीं रुकती है, उसमें कहीं बाधा उत्पन्न होती है, कहीं वो घिसती है, रगड़ती है, और वो किसके साथ रगड़ती है या कौन बाधा उत्पन्न करता है? तो वो बाधा उत्पन्न होती है हमारे कंठ तालु, जीभ, होठ, गला अर्थात मुख विवर से। मुख विवर या मुख के अवयव अंगों से। मुख के अवयव या मुख अंग जहाँ पर बाधा पहुंचाते हैं और फिर उनको छूकर मुख से बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उदाहरण में हम देखें कैठ है, य, र, ल। मुख्य रूप से हमारे यहाँ व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें ये 25 स्पर्श व्यंजन है। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है, अभी हम नीचे विस्तार से पढ़ेंगे। 4 हमारे यहाँ अंतस्थ हैं और 4 हमारे ऊष्म। अंतस्थ और ऊष्म की परिभाषा भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ 4 संयुक्त व्यंजन हैं, हमें व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है, तो ए हर व्यंजन में आता है। यहाँ ये नीचे जो लगा हुआ है वह है हमारा हलंत, इसको हम बोलते हैं हलंत का चिन्ह। हलंत का चिन्ह जिस भी व्यंजन के साथ नीचे आएगा, इसका मतलब हुआ कि उसमें ए ध्वनि नहीं आई है, अर्थात वो ए के बिना है। जब हम उसमें ए जोड़ देंगे, इसमें हलंत आया है, इसका मतलब इसमें ए नहीं जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम इसमें ए जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा क। ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ र, इसमें हम ए जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा र। तो जहाँ हलंत आता है, इसका मतलब होता है कि वहाँ ए स्वर के बिना वो व्यंजन आया है, अर्थात उसमें ए की ध्वनि नहीं है, तो वह हमारा आधा माना जाता है। क्योंकि सभी व्यंजन पूरे तब होते हैं जब उनमें ए की ध्वनि आती है, और बाकी जो जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राएं हैं, वो मात्राएं उनके साथ आएंगी। जैसे अभी हम देखें क, और अब इसमें लगाएंगे आ, तो हमारे यहाँ आएगी आ की मात्रा, जो हमने कल मात्राएं देखी थी। तो हमने देखा कि हलंत का मतलब है ए स्वर के बिना व्यंजन, और जैसे ही उसमें हम ए मिला देंगे वो हलंत हमारा हट जाएगा। अब देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं और वो किन किन स्वरों के योग से बने हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे यहाँ माने गए हैं 4, छ, त्र, ग और श। जो छ है वो हमारा बना है क और श, ए के योग से। यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं क और श, तो इसका मतलब इस श में हमारा क्या आ गया? ए। तो कई जगह आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, और यदि हम इसमें से ए को हटाते हैं तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। त्र हमारा बना है त और र से, त और र में ए के योग से। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं त और र, और यदि हम इसको ए अलग करते हैं तो हम लिखेंगे इसको इस तरह से। ये वर्ण विच्छेद कहलाता है, कि वर्णों को अलग अलग करना। आगे हम देखते हैं जय को कैसे लिखा जाता है। कई लोग इसको ग भी बोलते हैं और कई लोग जय भी बोलते हैं। इसमें जो ध्वनि आती है वो जय की आती है, जय, न और ए। इसी तरह हम देखते हैं श्र को, तो इसमें आता है
से सलजम वाला रे और ए, तो ये हमारा बनता है श्र। ये 4 श्रेयों के व्यंजन हैं। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ये किससे मिलकर बने हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि तरह किन-किन वर्णों के योग से बना है, किन-किन वर्णों के योग से बना है, श्र किन वर्णों के योग से बना। तो ये वर्ण आपको याद करने की किन के योग से बना है। व्यंजन भी हमारे यहाँ 2 प्रकार के भेद माने गए हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर भी हम व्यंजनों को देखेंगे और प्रयत्न के आधार पर मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। अभी हमने ऊपर देखे, स्पर्श में 25, अंतस्थ में 4 और ऊष्म में 4। अब हम इनकी परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ ही है छूना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के कौन-कौन से अवयव विवर को छूती है या वहां पर रुकती है, या स्वर या तंत्रियों में अर्थात कंठ, तालु वगैरह, इनसे उनका किसमें स्पर्श होता है, किन-किन से उनका स्पर्श होता है, तो वे व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हम यहाँ एक चार्ट देख रहे हैं जिसमें वर्ग का मतलब है यहाँ पर कि इस क में कितने अक्षर है? 5। तो जहाँ ये च वर्ग है, इस च में भी कितने हैं? 5 व्यंजन। ट वर्ग, ट वाली पूरी लाइन को ट वर्ग बोला गया, त की पूरी लाइन त वर्ग बोला गया और प को प वर्ग। तो हमारे यहाँ ये बना क च ट त प वर्ग। कौन सा बना? क च ट त प, कच ट तप। अब जो इनका उच्चारण स्थान है, क वर्ग का है कंठ, च का तालु, ट का मूर्धा, द का दंत और प का ओष्ठ। आइए इसको भी हम सूत्र से देखते हैं। जो अभी हमने क च ट त वर्ग देखा, उसी का हम फार्मूला लगाएंगे, कत्ता में देव। मारवाड़ी में जब हम बोलते हैं कितने में देव को, कत्ता में देव, कि आप कितने में ये चीज दे रहे हो, कत्ता में देव, तो उत्तर होगा हमारा 25। अर्थात इनको स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। तो क वर्ग का हमारा कंठ है, च वर्ग का हमारा तालु, ट वर्ग का हमारा मूर्धन्य, त वर्ग का हमारा दंत है और प वर्ग का हमारा ओष्ठ है, कत्ता में देव अर्थात 25 में। तो ये 5-5 के वर्ग है हमारे, तो 5 × 5 कितने हो गए? 25। तो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो आप इस सूत्र को याद रखेंगे। कौन सा सूत्र है वो? कत्ता में देव। और जो हमारा वर्ग है वो कौन सा है? कच, कचट, तप। इसके अलावा जो दूसरा हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम स्पर्श संघर्षी, जो हमारा कहलाएगा च वर्ग। अब स्पर्श तो अभी हमने पढ़ा कि स्पर्श का अर्थ क्या है? छूना। तो च वर्ग किसको छुएगा? तालु को। ये भी हम देख रहे हैं, च वर्ग किसको छुएगा? तालु को छुएगा। लेकिन तालु को छूने के साथ साथ संघर्ष का मतलब होता है घर्षण, रगड़। वो थोड़ा सा रगड़ता है जीभ को। तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु स्पर्श के साथ साथ अर्थात तालु को स्पर्श करने के साथ साथ वो क्या करेगी? घर्षण करेगी, कंपन करेगी, रगड़ेगी। तो वे व्यंजन हमारे क्या कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे। तो वो स्पर्श में ही दूसरा हमारा वर्ग है च वर्ग, जिसमें तालु का स्पर्श होगा और घर्षण होगा। च छ ज झण ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में आते हैं। अब याद करने के लिए हम क्या देखेंगे कि छ अर्थात छाछ, छाछ को हम मथते हैं, रगड़ते हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं। तो वो स्पर्श करने के साथ साथ रगड़ जिसमें आता है वो आते हैं हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों में। अब हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजनों को। आज वीडियो के अंत में एक सवाल मेरा आपसे पूछा जाएगा और उस सवाल का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे और वो हमारा स्वर और व्यंजनों से संबंधित ही होगा। तो अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। पहले हम इस शब्द का अर्थ देखते हैं। अंत का मतलब है बीच में। अंत शब्द का अर्थ क्या होता है? बीच में। और स्तः का मतलब होता है स्थित, अर्थात जो बीच में स्थित है। अब जो बीच में स्थित है इसका मतलब जो न तो पूरा स्वरों की तरह है
न पूरा जो व्यंजन की तरह है, अर्थात जो दोनों के बीच का स्थान रखता है। परिभाषा में हम देखें तो वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति पूरा स्वतंत्र होता है और न ही व्यंजनों की भांति वो किसी को पूरा स्पर्श करते हैं, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये हमारे क्या है, य र ल व। तो ध्यान रखेंगे य र ल व वो है जिनका न तो पूरा स्वतंत्र उच्चारण हो, अर्थात न तो वो पूरे स्वर हैं और न ही पूरा क्या करते, किसी को स्पर्श करते हैं, तो न पूरे वो व्यंजन हैं। तो इस कारण इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इनका एक दूसरा नाम भी हमें मिलता है, ईषत् स्पर्श या ईषत् स्पर्श। तो यह ईषत् का अर्थ क्या है? ईषत् का अर्थ है थोड़ा सा, थोड़ा सा या तनिक। तो जो थोड़ा सा स्पर्श करने का योग्यता रखते हैं उनको कहा जाता है। इनमें य व को रखा गया है। किसको रखा गया है? य व को। और इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? इन्हें अर्ध स्वर भी कहा गया है, जो अर्थात जो आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन। अर्ध स्वर में किसको रखा गया? य और व को ही, र और ल को नहीं रखा गया। जबकि अंतस्थ में तो हम किस किस को रखते हैं? य र ल व को। ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि इसमें किसको कहा गया? इसमें य और व को ही रखा गया है। इन्हें संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षहीन अर्थात इनको क्या नहीं करता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, हवा को ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता। जब फेफड़ों से वो बाहर निकलती है तो उसमें ज़्यादा रगड़ नहीं लगती, ज़्यादा घर्षण पैदा नहीं होता, ज़्यादा कंपन पैदा नहीं होता, इसलिए वो संघर्षहीन व्यंजन भी इनको कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों के मुख्य रूप से भेद। तो हमने अभी क्या पढ़ा? अभी हमने स्पर्श पढ़ा, स्पर्श संघर्षी पढ़ा, अंतस्थ पढ़ा और अब पढ़ने जा रहे हैं हम ऊष्म। ऊष्म आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। ऊष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, और ऊर्जा हम किसको बोलते हैं? गर्म वायु को बोलते हैं, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा। अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में घर्षण अर्थात कंपन या रगड़ के कारण गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म का दूसरा नाम क्या है? संघर्षी। एक अभी हमने स्पर्श संघर्ष पढ़ा था, आप ध्यान रखना। स्पर्श संघर्षी जो हमने पढ़ा था वो था हमारा च वर्ग, जबकि अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं संघर्ष ऊष्म, और ऊष्म को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ? संघर्षी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे स, स और है। अब घर्षण, रगड़ या संघर्ष, घर्षण, रगड़ या संघर्ष। तो संघर्षी हमने कहा, तो संघर्षी हमने इनको इसीलिए कहा क्योंकि इनमें घर्षण होता है, घिसते हैं, ये रगड़ते हैं, या संघर्ष होता है। किस कारण होता है ये हम देख लेते हैं कि इनको क्यों हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊर्जा या गर्म वायु किस कारण पैदा होती है? ये होती है जब उच्चारण में मुख के अंग जो हैं, अवयव हम पढ़ रहे हैं, मुख के अवयव कंठ, तालु ये जगह पढ़ते हैं, इनके आपस में बहुत नज़दीक आ जाने से, जब ये मुख के अंग आपस में नज़दीक आ जाते हैं तो वायु का मार्ग है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। वायु निकलती नहीं है पूरी बाहर, नज़दीक आ जाते हैं। और फिर हवा कैसे निकलती है? जब नज़दीक आने से मार्ग उनका छोटा हो जाता है, सकड़ा हो जाता है, तो हवा घिसकर बाहर निकलती है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संघर्षी कहा जाता है। और वायु का मार्ग छोटा हो जाता है, हवा घिसकर निकलती है, तो वो गर्म हो जाती है, इसी कारण इन्हें ऊष्म भी कहा जाता है। जब हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े तब हमने दो व्यंजन देखे थे, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन या जिनको ताड़न जात भी कहा जाता है, क्या है ये? तो पहले हम देखते हैं उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ क्या है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का अर्थ है उठाकर फेंकना। उठ, उठ का मतलब क्या? उठाकर उसको फेंकना या उछालना। तो किसी को उठाकर या उछालकर फेंका जाए उसे कहा जाता है उत्क्षिप्त। और ताड़न जात का अर्थ होता है ताड़ना, मारना। ताड़न जात का अर्थ क्या होता है? मारना। तो हम दोनों को ही एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ हमने क्या देखा? उठाकर फेंकना, उछालना। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ है वो उलटकर
मूर्धा को, अर्थात हमने मूर्धा क्या पढ़ा था, मसूड़े का ऊपरी भाग, उसको झटके के साथ छूकर स्पर्श करती है, एकदम से उठ कर जाती है, उछल कर जाती है झटके के साथ, और फिर उठ कर जल्दी से झटके के साथ या उछल कर स्पर्श करती है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, ड और ढ। अब इनका एक दूसरा जो नाम है वो है द्विगुण व्यंजन भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 बार स्पर्श करती है, तो दुगना समय, 2 बार स्पर्श करती है, तो अर्थात इसमें दुगना समय लगता है, तो दुगना समय लगने के कारण ही इन्हें किया जाता है द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है, तब भी हमारे ड और ढ ही आएंगे। उत्क्षिप्त कहा जाए तब भी हमारे ये आएंगे। और अब ताड़न जात के बारे में बात करते हैं कि ताड़न जात किसे कहते हैं। ताड़ना, ताड़ना का मतलब होता है मारना। हम कोई गाय भैंस है तो बोल उसको ताड़ के आओ, ताड़ना मतलब उसको भगा कर आओ, मार कर आओ। तो शब्द का अर्थ है मारना। तो इसमें जीव क्या करती है, मूर्धा को एकदम से हमने देखा झटके के साथ जाती है, तो झटके के साथ जाके उसको मारती है, तो जोर से जाकर उसको मारती है, इसलिए इसे ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे उत्क्षिप्त, ताड़न जात और द्विगुण, ये तीनों एक ही नाम है जो ड और ढ को कहा जाता है। अब हम देखते हैं दंतोष्ठ, दांत और होठ। दंत का मतलब है दांत और ओष्ठ का मतलब है होठ। दांतों और होठों से जिनका उच्चारण होता है वह है हमारे व और फ। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में नीचे का होठ ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, तो वहां हमारा कौन सा व्यंजन होता है, दंतुष्ट। हम बोल के देंगे कि व। तो आप देखिए व के अंदर क्या हो रहा है, नीचे का होठ दांतों को स्पर्श कर रहा है। ऐसे फ में जब हम बोलते हैं तब भी हमारे नीचे का होठ है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श कर रहा है। तो ये भी पूछा जाता है कि दंतुष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट काकल्य व्यंजन, अलिजीवा जिनको बोला जाता है। काकल किसको बोलते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। काकल कंठ के अंदर एक देखते हैं हम, हमारे एक छोटा सा भाग ऐसे लटका हुआ सा नजर आता है। स्थानीय भाषा में इसे कागल भी कहा जाता है। कई बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है तो उनके काकल या कागल ही ठीक नहीं होता है। तो काकल का अर्थ क्या हुआ, कंठ के नीचे एक लटका हुआ सा भाग रहता है जिसे कागल भी कहते हैं। तो अर्थात वे व्यंजन जिनका कंठ के थोड़ा नीचे काकल या अलिजीवा, जिसको दूसरा नाम क्या है इसका, अलिजीवा, छोटी सी जीभ सी, ऐसे जीभ तो एक मुख है, एक वहां कंठ में ऐसा लगता है कि छोटा सा कुछ भाग लटका हुआ है जीभ की तरह का ही, तो उसे इसीलिए अलिजीवा बोला जाता है, उससे उच्चारण होता है, इसलिए इनको काकल्य ध्वनि या अलिजीवा भी कहा जाता है। और वो ध्वनि कौन सी है हमारी, है। विसर्ग में भी है की ध्वनि निकलती है, हमने पढ़ा अभी, और है में भी। तो है या विसर्ग, ये दोनों ही हमारे क्या है, काकल्य या अलिजीवा ध्वनि है। आज हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर मुख्य व्यंजनों के भेद। बाकी जो भेद हैं वो हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आप सभी का वीडियो में अंत तक पढ़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो मेरा आज का एक प्रश्न है वो है मेरा कि इसमें दंतोष्ठ कौन कौन से व्यंजन हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।